नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हम अपनी जो हिंदी कहानी यूनिट शुरू कर चुके हैं। उस यूनिट में आज हम बात करेंगे हमारी अगली कहानी, जिसका कि नाम है कानों में कंगना, जिसके कि लेखक हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इस कहानी के बारे में आज बातचीत करेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो अक्सर जिस प्रकार से नेट की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं या किसी भी अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षा जिसमें कि ये कहानी लगी है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अंत तक जरूर बने रहें तथा इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसके जरूर साझा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे, जो अक्सर हम हर वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 में शाहबाद बिहार के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राज राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने क्रमशः 1907 में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस, 1909-1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से FA, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA इतिहास की परीक्षा पास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो पूछी जाती है, और परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि किसी भी लेखक या कहानीकार जो भी है उनकी रचनाएं दी जाती है और उन्हें क्रम से लगाने के लिए प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं कि जो इनका कहानी संग्रह है, सबसे पहले कहानी संग्रह है इनके, जिसका कि नाम है, सबसे पहला कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मदूरी। तो इनके जो ये 4 कहानी संग्रह हैं, इनको आपने क्रम से याद रखना है कि सबसे पहले इसमें कुसुमांजलि इनकी पहली रचना है, उसके बाद अपना पराया कहानी संग्रह, गांधी टोपी, धर्मदूरी। तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी रचना पहले है, उसके बाद कौन सी है। चलिए अब बात करते हैं गद्य काव्य के बारे में। तो नवजीवन और प्रेम लहरी, ये जो 2 इनके गद्य काव्य हैं, नवजीवन और प्रेम लहरी, इनका भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपन्यास के बारे में कि उपन्यास इनके द्वारा रचित कौन कौन से उपन्यास है। तो सबसे पहला जो आपका उपन्यास है इसमें, ये है आपका राम रहीम, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। पुरुष और नारी, ये इनका दूसरा है, सन 1939 में। सूरदास, ये इनका तीसरा उपन्यास है, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ था। चौथा है संस्कार, जो 1944 में प्रकाशित हुआ था। पांचवा है पूरब और पश्चिम, जो कि आपका 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है छठा चुंबन और चांटा, ये जो छठा है इनका, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आपने इनका क्रम जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो इनका उपन्यास है राम रहीम, उसके बाद है पुरुष और नारी, उसके बाद है सूरदास, उसके बाद है संस्कार, उसके बाद है पूरब और पश्चिम, उसके बाद है चुंबन और चांटा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जो उपन्यास है इनको एक जगह आप नोट कर लीजिए तथा इनको क्रम से लिखिए, ताकि जिस प्रकार आप क्रम से इनको पढ़ेंगे उसी प्रकार से आपको याद भी रहेंगे और परीक्षाओं में आपको इससे आसानी होगी, क्योंकि आपने जिस क्रम में पढ़े हैं वही क्रम आपको उस समय ध्यान आ जाएगा और परीक्षाओं से संबंधित आपका जो प्रश्न है वो जल्दी हल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके लघु उपन्यासों के बारे में कि इनके कौन कौन से जो लघु उपन्यास है। तो नवजीवन 1912, तरंग 1920, माया मिली नाराम सन 1936, मॉडर्न कौन सुंदर कौन, ये है 1964 में, अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी डगर, ये है 1966। जो इनके लघु उपन्यास है, मतलब छोटे उपन्यास है। तो छोटे कौन कौन से उपन्यास है? नवजीवन, तरंग, माया मिली नाराम, मॉडर्न कौन सुंदर कौन, अपनी अपनी नजर, अपनी अपनी डगर। तो ये इनके लघु उपन्यास है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कई बार अगर
मिलाने वाले प्रश्न भी आते हैं तो वहां से आपको मदद मिलेगी जब आपके ध्यान में होंगे कि कौन सी रचना जो है आपके कौन से कहानीकार की है, कौन से लेखक की है। अब बातचीत करते हैं इनकी कहानियों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस लेखक या कहानीकार की रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी होती है उनसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तब बात करते हैं क्योंकि इनकी कहानी हमारे सिलेबस में लगी है तो इनकी कहानियों के बारे में बातचीत करते हैं। जो इनकी कहानियां हैं, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, धर्म और मर्म 1959, तब और अब 1958, अबला ऐसी क्या ऐसी सबला 1962 में ये है, बिखरे मोती भाग 1 सन 1965। तो इनको आप एक जगह क्रमशः नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान रहे। तो इनकी जो ये कहानियां हैं वो आपने ध्यान रखनी है कि पहली है गांधी टोपी, उसके बाद है सावनी समा, उसके बाद है नारी क्या एक पहेली, उसके बाद है हवेली और झोपड़ी, उसके बाद है देव और दानव, उसके बाद है वे और हम, उसके बाद है धर्म और मर्म, उसके बाद है तब और अब, अबला क्या ऐसी सबला, और फिर बिखरे मोती जो कि 1965 में इनकी प्रकाशित हुई थी। चलिए अब बातचीत करते हैं इनके संस्मरण के बारे में। तो सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास, ये इनके संस्मरण हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास, एक बार आप यहाँ पे नजर मार देंगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा, और परीक्षा से कुछ दिनों पहले भी आप एक बार जरूर इन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको एक बार फिर से ये रिकॉल हो जाए चीजें। तो अब बातचीत करते हैं इनके नाटक के बारे में। जो इनके नाटक है वो कौन कौन से हैं, तो इनके नाटक है नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1911, धर्म की धुरी 1952, अपना पराया 1953, नजर बदली बदल गए नजारे, ये है 1961 में इनकी जो है प्रकाशित जो इनके नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं, नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1911, धर्म की धुरी 1952, अपना पराया 1953, नजर बदली बदल गए नजारे 1961, ये इनके नाटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें जो साहित्य के क्षेत्र में सम्मान एवं पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के संरक्षण में ही प्रकाशित होती रही। तो जो आपके राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं इनसे संबंधित जो पत्रिका है वो कौन सी है, नई धारा। तो ध्यान रखना है कि कौन सी पत्रिका का इन्होंने जो इनके संरक्षण में जो प्रकाशित होती थी वो थी नई धारा। 23 जनवरी 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। सन 1962 में जो भारत सरकार ने है इन्हें पद्म भूषण की उपाधि तथा जो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया था। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पत्रिका से ये संबंधित है। तो नई धारा जो पत्रिका है वो आपकी राजा राधिका रमन प्रसाद जी के संरक्षण में प्रकाशित होती रही। 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया। फिर आगे बात करते हैं कि 24 मार्च 1971 को इनका देहांत हो गया। तो ये इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब बातचीत करते हैं कहानी कानों में कंगना, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा आपको ध्यान होने चाहिए, और अपने जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये नोट करते हुए चलना है। तो हमारी जो कहानी है कानों में कंगना जो आपके राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की है, इसका जो प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी में होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है कि कौन से वर्ष ये कहानी प्रकाशित होती है। तो 1913 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित होती है, और 1913 ईस्वी में ये जो कहानी है आपकी ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो ये आपकी कहानी जो है
आपकी इंदु पत्रिका में ये कहानी जो है आपकी प्रकाशित होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी पत्रिका में कौन सी जो कहानी है आपकी प्रकाशित होती है। तो आपकी 1913 में जो ये कहानी है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इंदु पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है। और यह कहानी जो है इनके कुसुमांजलि कहानी संग्रह, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट बन रहे हैं कि सबसे पहले ये कहानी 1913 में प्रकाशित होती है। दूसरा पॉइंट है कि 1913 में ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह कहानी इनके कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। और अगला पॉइंट है कि इस कहानी का जो नायक है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी है, नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। तो आगे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये कहानी है, लेकिन यहाँ से जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब पात्र परिचय के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं जो आपके इस कहानी में आए हैं। सबसे पहले किरण। किरण इस कहानी की पात्र है जो कि नरेंद्र की पत्नी है। किसकी पत्नी है? नरेंद्र की पत्नी है, तथा जो नरेंद्र के गुरु है, नरेंद्र के गुरु योगीश्वर, उनकी ये पुत्री है। आदर्शवादी नारी है। इसकी सुंदरता की तुलना जो है प्रकृति से की गई है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जो किरण, जो आपकी इसमें पात्र किरण है, जो कि कहानी की नायिका भी है, तो ये जो है आपके नरेंद्र की पत्नी है। जो किरण के पिता है वो योगीश्वर हैं, जो कि नरेंद्र के गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? किरण का पति है, जो बाद में किन्नरी के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा देता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला जो पात्र है योगीश्वर। योगीश्वर कौन है? नरेंद्र के गुरु हैं। अगली जो पात्र है जूही। जूही कौन है? नरेंद्र की घर की नौकरानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पांचवा पात्र है आपका, इसमें पांचवा पात्र है जो किन्नरी है। किन्नरी कौन है? ये खलनायिका है, जिसके जाल में क्या आपका जो है नरेंद्र फंस जाता है। किन्नरी कौन है? कहानी में ये खलनायिका है, जो जिसके जाल में आपका नरेंद्र फंस जाता है। अब कौन है? अगला पात्र है मोहन। मोहन कौन है? नरेंद्र की पहचान वाला एक युवक है, जिसका की जिक्र इस कहानी में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी का प्रतिपाद्य, कि कहानी में जो कहने का भाव है इस कहानी का वो क्या है। तो कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में बातचीत करते हैं कि इसमें केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, किरण से उसका प्रेम होता है, उसके बाद विवाह होता है, और फिर जो आपका नरेंद्र है इसमें जो कहानी का नायक है वो किन्नरी के सौंदर्य के वशीभूत होकर प्रेम विमुख हो जाता है, तथा अंत में जब उसकी पत्नी जो है किरण, उसका जो है वो अपने प्राण त्याग देती है, तो प्राण त्याग के समय उसे वास्तविकता का एहसास होता है, लेकिन फिर उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि जो वो कर चुका होता है, सारे गहने बेच चुका होता है, और जो किरण के प्रति जो उसका रवैया था वो सामने आता है। तो इस कहानी में ये जो है इस कहानी के कहने का प्रतिपाद्य है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस कहानी को भावपूर्ण कहानी कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जिस कहानी का प्रारंभ है वो इस वाक्य से होता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है? तो उत्तर मिलता है कंगना। तो जो ये कहानी है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है, इस जो आपकी पंक्ति है इसके साथ कौन सी कहानी प्रारंभ होती है? तो आपकी कहानी है कानों में कंगना, ये इस वाक्य से प्रारंभ होती है। अब कहानी के सार के बारे में बातचीत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कहानी का सार प्रस्तुत कहानी में एक स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम भाव के साथ अटूट आकर्षण को दिखाया गया है। पुरुष के प्रेम में खोए रहने की स्त्री की कमजोरी को भी दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किरण के पिता योगीश्वर ने किरण का विवाह अपने शिष्य नरेंद्र से करवा दिया। विवाह के बाद नरेंद्र एक किन्नर महिला पर मोहित हो जाता है। इस मोह और लगाव के कारण नरेंद्र अपनी पत्नी किरण के सारे गहने जो है किसी बहाने चोरी छिपे जो है उस किन्नरी को दे आता है। जब इस बात का पता किरण को चलता है तो उसका हृदय दुख से भर उठता है और इस दुनिया से वह चल बसती है। किरण की मृत्यु के बाद जो आपके नरेंद्र हैं उसे आत्मग्लानि होती है, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई जो है चारा नहीं बचता है। लेकिन अब उसके पछतावे का क्या फायदा, जब उसकी प्रेमिका किरण ही नहीं रही। लेकिन
अब क्या होता है कि जब उसकी प्रेमिका नहीं रही, जो है प्राण त्याग देती है, तो उसमें उसे आत्मग्लानि होती है, उससे पश्चाताप होता है, लेकिन क्या फायदा, वो क्या बोलते हैं, किरण है, वो अपने प्राण जो है त्याग देती है। तो कानों में कंगना कहानी की शुरुआत भी कानों में पहने हुए कंगन के बाद से ही शुरू होती है। जब नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में यह क्या है, तो किरण अपने बालों को हटाकर तपाक से बोलती है, कंगना। इस कहानी में, कानों में कंगना कहानी में, लेखक ने किरण को भोरी कहा है। भोरी, ये भी ध्यान रखना है आपने, भोरी का मतलब है भोलापन। लेखक यहाँ स्पष्ट करता है कि दुनिया जिसे भोरी कहती है, किरण वैसी भोरी नहीं है। आप किरण को वनों में लगे फूल के समान भोलापन समझ सकते हैं। वह उस फूल के समान है जो वन में प्रकृति के हाथों लगाए गए हैं, और इन फूलों का लालन पालन प्रकृति ने स्वयं किया है, जिस कारण यह निश्चल और स्वतंत्र है। वैसे ही किरण निश्चल और स्वतंत्र प्रेम से भरी हुई है। तो आपसे ये आपकी जो है कोटेशन पूछी जा सकती है कि ये पंक्तियां किसके बारे में कही गई है, कि वह उस फूल के समान है जो वन में प्रकृति के हाथों लगाए गए हैं। तो जो आपकी पंक्तियां हैं वो किरण के सौंदर्य के बारे में कही गई हैं। अब बातचीत करते हैं कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस कहानी में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर बातचीत करते हैं कि इस कहानी में ऋषिकेश और मुरादाबाद की चर्चा की गई है। तो इसमें आपके दो जगहें आती है, कौन कौन सी, एक है ऋषिकेश, दूसरी है मुरादाबाद। तो दो जगहों का इसमें वर्णन जो है किया गया है। इसमें भोली भाली और मौन स्त्री की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसमें भोली भाली स्त्री कौन है, किरण है, और उसकी पीड़ा का वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गलत संगति का असर। गलत संगति का असर किस पे था, आपके नरेंद्र ने गलत संगति का असर किन्नर जो आपकी किन्नरी महिला है उसके सौंदर्य के वशीभूत होकर वो किरण को भूल जाता है, और अपने जो है किरण के सारे गहने वो चोरी छिपे जो है उस किन्नरी को दे देता है। तो इसमें ये दिखाया गया है। अगला पॉइंट है कि आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध। कि आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध इसमें होता है कि जब आपकी किरण है जो है प्राण त्याग देती है, तो जो आपका नरेंद्र है उसे पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें अलंकारिक और क्लिष्ट भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो योगीश्वर है, नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता है, वो कहाँ रहते थे, ऋषिकेश के पास कुटिया बनाकर रहते थे। क्योंकि आजकल आपको पता है कि परीक्षा में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार कथन कारण में प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो योगीश्वर है वो कहाँ रहते थे, ऋषिकेश के पास ये कुटिया बनाकर रहते थे। अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं कि जो नरेंद्र है वो योगीश्वर के पास अपने पिता की आज्ञा अनुसार सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो नरेंद्र है योगीश्वर के पास क्या पढ़ने जाते थे। ऑप्शन में बहुत सारे आपसे दिए जा सकते हैं ऑप्शन में कि वो कौन कौन से किताबें पढ़ने जाता था, क्या पढ़ता था, धर्म ग्रंथ पढ़ता था या कोई और ग्रंथ पढ़ता था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो नरेंद्र है वो अपने गुरु योगीश्वर के पास जो है पिता की आज्ञा के अनुसार सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने जाता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि नरेंद्र ने 5 महीने तक किन्नरी को उपहार भेंट किए। कितने महीने तक उपहार भेंट किए, 5 महीने तक। क्योंकि उसके बाद सारे जो गहने हैं वो भी आपके किरण के जो गहने होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या ही भेंट करेगा। तो अंत में वो कहता है कि क्या बचा है, तो कानों में कंगना है आपका जो है उसके सौंदर्य को भी दिखाता है। तो नरेंद्र ने 5 महीने तक किन्नरी को उपहार भेंट किए, या आपने ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस कहानी में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का भी जिक्र है। इस कहानी में दुष्यंत और शकुंतला की कुछ कहानी का जिक्र है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो आपकी कौन सी कहानी है जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का जिक्र आता है। तो आपने ध्यान रखना है कानों में कंगना जो कहानी है इसमें आपके दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन जो है आता है कहानी में। तो ये थे इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी तथ्यों को आप अपने नोट्स में
जो है ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे नेट की परीक्षा है या जिस भी अन्य जो क्या बोलते हैं आपके पाठ्यक्रम है, किसी भी अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर का है या अन्य जो भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं जिसमें ये कहानी लगी है, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान रखना है कि इस कहानी में कौन कौन से जो है तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है और आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, और अगर आपने इस प्रकार की परीक्षाएं अभी दी है, ताज़ी परीक्षाएं नेट की परीक्षा है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले। धन्यवाद।